और उस जीन को किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। ये पढ़ रहे थे ना हम। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो जीन निकालना और जीन डालने वाला काम है हम लोगों ने किस किस के अंदर किया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभी सपोज करो मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने कोई इंडिविजुअल है, मैं उस इंडिविजुअल को बहुत ब्यूटीफुल बना दूं या फिर उसको बहुत डेंजरस बना दूं। क्या मैं ये कर सकती हूँ अपनी मर्जी से? आता है मेरे को प्रोसेस पूरा बायोटेक का, लेकिन मैं नहीं कर सकती ना बायोटेक को पर्सनल यूज के लिए। बायोटेक्नोलॉजी का अगर मेरे को यूज करना है कहीं पे भी, तो मेन चीज ये होगी कि उसको यूज मतलब बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च मैं करनी तब शुरू करूंगी। पहले मेरे को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं काम ये करना चाहती हूँ, मेरा पूरा प्रोजेक्ट ये है, इस प्रोजेक्ट से हमारे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा या इसके ना होने से क्या प्रॉब्लम मेरी सोसाइटी में आ रही है, तभी तो मैं बायोटेक कर सकती हूँ ना। तो इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालता है। अब ध्यान से समझना प्रॉब्लम्स क्या है। अभी सपोज करो मेरी बॉडी के अंदर एक कोई भी जीन गायब हो गया, मतलब जेनेटिकली क्या हुआ, उस जीन के अंदर डिलीशन, मतलब किसी क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन हो गया। हम लोग पढ़े हैं ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, डिलीशन एडिशन। यस मैम। क्या हुआ, किसी क्रोमोसोम के अंदर से कोई सेगमेंट डिलीट हो गया और उसी क्रोमोसोम पे मेरा जीन था, कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन वो जीन बनाता था। अब इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर वो जीन नहीं है, उस जीन से बनने वाला एंजाइम भी नहीं है। तो मैं अपनी बॉडी के ऊपर मतलब एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही नहीं है और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को भी है। तो इस केस में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे अभी लास्ट चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि अगर एनिमल्स की बॉडी के अंदर जीन डालना है तो किसका यूज करेंगे हम लोग? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, वेरी गुड। रेट्रोवायरस का हम लोग यूज करेंगे एनिमल्स की बॉडी के अंदर जीन को ट्रांसफर करने के लिए। चलो ये तो बात हुई एनिमल्स की। अब अगर मैं प्लांट्स का केस लूं, प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिनको मैं बायोटेक्नोलॉजी से सही करा सकती हूँ? ह्यूमन इंड्यूसिंग हो सकते हैं। देखो सबसे पहले प्लांट में सपोज करो मेरे को क्या करना है अपने प्लांट क्रॉप्स की, जैसे कि आपको पता है ना ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति। हरित क्रांति का मेन मोटो क्या था? हरित क्रांति का मेन, जो मैं समझा रही हूँ ना फालतू नहीं बता रही हूँ, प्रोडक्शन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब बता रही हूँ। अरे सॉरी, ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन एम ये था कि जितने भी आपके फूड की रिक्वायरमेंट है उसको ट्रिपल करना। क्यों ट्रिपल करना वो चाहते थे? वो इसलिए ट्रिपल करना चाहते थे बिकॉज पॉपुलेशन बहुत हाई रेट से बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन हाई रेट से बढ़ रही है तो उनकी फूड की डिमांड भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अब फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमारे पास क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स की इल्ड को बढ़ाना पड़ेगा। अब क्रॉप की इल्ड बढ़ाने के लिए ये थोड़ी ना कि मैं क्रॉप को कोई ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी कि जिसकी उसकी वजह से उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं करूंगी ना मैं। अनवांटेड ग्रोथ तो नहीं कर सकती। लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ कि सपोज मैं 100% क्रॉप ग्रो कर रही हूँ, उस 100% में से 10% मेरी क्रॉप को इंसेक्ट्स खा जा रहे हैं, मेरे को 90% मिल रही है सिर्फ। तो मैं वो जो 10% क्रॉप को इंसेक्ट खा रहे हैं उससे अपनी क्रॉप को बचा सकती हूँ, क्या करना है ना। तो इसका मतलब मैं अपनी क्रॉप को पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकती हूँ, बना सकती हूँ ना। यस मैम। सेकंड क्या कर सकती हूँ कि जो भी मैंने क्रॉप उगाई, सपोज करो मैंने टमाटर की खेती करी। अब मेरे जो टमाटर है ना, अब आप लोग घर से निकलते हो मतलब टमाटर खरीदने के लिए, तो क्या करते हो आप लोग टमाटर खरीदने? मम्मी क्या बोल के बेचती है कि बेटा जो बहुत टाइट टाइट से टमाटर होंगे वो लेके आना, मतलब उनको हाथ में लेके देखना, अगर सॉफ्ट सॉफ्ट होंगे उनको मत लेके आना, बोलती है ना मम्मा। तो क्यों बोलती है? वो इसलिए बोलती है बिकॉज बेटा बताइए खराब हो जाए। मैं टमाटर की क्या कर रही हूँ, मैं टमाटर की खेती कर रही हूँ। मैं रहती हूँ बहुत गांव में, एक विलेज में, और मेरे विलेज से ना सिटी बहुत दूर है। अब मेरे को अपनी मैं अपने टमाटर को अपने विलेज में तो नहीं बेचूंगी, मेरे को उसको सिटी तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए सपोज करो। बेटा क्या बोल रहे हो फरत, क्या बोल रहे हो आप? चलो
हाँ जी, म्यूट योरसेल्फ आस्था बोल रही है। हाँ देखो, तो अब मेरे को क्या है बच्चों की, मेरे को अपने टमाटो को अपनी विलेज से एक सिटी में ट्रांसफर करने के लिए 1 दिन लग रहा है। अब 1 दिन में अगर मैं टमाटर को ऐसे ट्रांसपोर्ट करूँ तो खराब हो जाएंगे, है ना। तो यस उसका मैम, मतलब मेरी क्रॉप, मेरी जो खराब हो क्रॉप जाए। है उसका तो मेरे को कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट होते होते खराब हो जाएगा। फिर जब उसको मार्केट में रखेंगे, आस्था खरीदने जाएगी तो आस्था मेरे टमाटर को नहीं खरीदेगी, नहीं खरीदेगी ना। यस तो मेरे को मैम, लॉस होगा इसमें। इस चीज अब मैं क्या कर सकती हूँ इस केस में, अब मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपने टमाटर को ऐसा बनाऊं, उसको ऐसे मॉडिफाई कर दूं कि वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहे, यस है मैम, ना। यस मैम, ये चीज। या फिर अब ऐसे भी कर सकते हो, मेरे कोई क्रॉप है, उस क्रॉप से मेरे को सिर्फ और सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर विटामिन मिल रहा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा लोगों को दूसरे विटामिन की जरूरत है, तो मैं उस क्रॉप के अंदर एक वो विटामिन डाल सकती हूँ जिसकी लोगों को जरूरत है। मतलब विटामिन नहीं डालूंगी, उसका जीन डालूंगी ना। यस ऐसे मैम, करके मतलब मैं बहुत सारी चीजों पे अप्लाई कर सकती हूँ अपना बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज कहाँ पे किया जाता है वो देखो। बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है बच्चों, अपनी क्रॉप को मैं टॉलरेंट बनाऊं। टॉलरेंट का मतलब होता है मेरी क्रॉप में कितने भी एबायोटिक स्ट्रेसेस आ जाए, कितना भी कोल्ड हो जाए, कितना भी ड्रोट हो जाए, कितना भी सॉल्ट, कितना भी हीट, कितना भी हो जाए, लेकिन मेरी क्रॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी इल्ड उतनी की उतनी ही रहनी चाहिए। या फिर मैं अपनी क्रॉप पे कम से कम पेस्टिसाइड्स यूज करूं, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेस्टिसाइड्स हमारी क्रॉप के ऊपर डाले जाते हैं, तो क्रॉप के ऊपर हम करते हैं। तो क्रॉप्स क्या करता है, पोल्यूशन भी तो कोज करता है ना, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, और हमारी बॉडी के अंदर भी जाता है, हमें भी हार्म हो जाता है। तो हम क्या करें, हम एक ऐसा प्लांट बना दे कि उस प्लांट के ऊपर कोई पेस्ट लग जाए। या फिर पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट लो समझते हो बेटा। हार्वेस्टिंग मतलब मैंने क्रॉप बनाया, उसको कट किया और कट करके दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट किया। हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर आपकी क्रॉप में लॉस आ रहा है तो पोस्ट हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो लॉस आते हैं उनको मिनिमाइज कर सकूं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को टमाटर वाला केस बताया। या फिर मैं क्या, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल टमाटर ही होता है बेटा। इसका एग्जाम्पल टमाटर ही होता है, कैसे करता है वो भी समझाऊंगी आप लोगों को मैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मिनरल यूजेज बाय प्लांट, कि मेरे जो प्लांट्स है ना, अब आप देखो प्लांट्स को मिनरल्स कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। अगर हमारे प्लांट्स सॉइल से बहुत जल्दी जल्दी मिनरल्स लेने लग गए तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो हम क्या करें, अपने प्लांट को ऐसा बनाएं कि उनके अंदर ही मिनरल्स बनने शुरू हो जाएं, या फिर उन मिनरल्स को ज्यादा टाइम तक यूज कर पाए, ऐसा बना दे ताकि मेरी सॉइल की फर्टिलिटी खराब ना हो, राइट। राइट मैम, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है मैं अपने फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकती हूँ। जैसे कि गोल्डन राइस, राइस से सिर्फ हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रखी है। अब मैंने क्या किया, अपने राइस को, जो मैं राइस खा रही थी उसी राइस के अंदर विटामिन ए वाला जीन डाल दिया। अब मेरे को राइस खाते टाइम कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, विटामिन ए भी मिल रहा है। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, कहीं भी एप्लीकेशंस का यूज करोगे तो वहां पे जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए सोसाइटी की, तभी आप इसको कर सकते हो। ये नहीं कि जिसने मर्जी किया आपने उसी पे ही लगा दिया बायोटेक्नोलॉजी। मैम व्हाई डज टोमेटो रोज, बेटा वो उसका भी रीजन समझाऊंगी। टोमेटो के अंदर पता है एक जीन होता है, वो जीन क्या करता है, टोमेटो के अंदर का पैक्टिन को डाइजेस्ट करता है। अब जितना ज्यादा टाइम तक आप टमाटर को ऐसे ही रखोगे तो वो एंजाइम क्या करेगा, पैक्टिन को खाता रहेगा, पैक्टिन खाता रहेगा, आपका टोमेटो सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट जैसे ही टोमेटो होने लग जाता है उसी को तो हम खराब टोमेटो बोल देते हैं ना। यस मैम, अब वो समझाऊंगी पूरा केस आप लोगों को। अब पहला केस समझो, गोल्डन राइस क्या होता है, एकदम ध्यान से समझना फोकस के साथ। गोल्डन राइस, अब राइस को गोल्डन बोलते हैं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि राइस के अंदर से हमको गोल्ड मिलता है। गोल्डन राइस जैसे ये देखो, Yes, व्हाइट वाले राइस जो हमारे घरों में बनता है, और ये गोल्डन राइस, इनका कलर गोल्डन होता है। अब क्या था, सपोज करो कोई कंट्री है, कंट्री ले ली मैंने अफ्रीका, अफ्रीका की कंट्री के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं क्या, राइस। राइस, अब अफ्रीका के लोगों को सबसे ज्यादा केसेस देखे गए
नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। वेरी गुड, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अब हमने अफ्रीका वाले लोगों को बोला कि यार आप लोग क्या करो, कुछ विटामिन ए की टैबलेट्स ले लो। उन्होंने बोला हम तो नहीं लेंगे टैबलेट्स, हमें तो राइस ही पसंद है, हम तो राइस ही खाएंगे। फिर हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ये सोचा चलो हम क्या करते हैं, राइस के अंदर ही कुछ सोल्यूशन निकाल के विटामिन ए डाल देते हैं। फिर हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने सोचा हम लोगों को विटामिन ए कहाँ से मिलता है। हम लोगों को सर्दियों के मौसम में मम्मी कैरेट खिलाती है ना भर भर के, बेटा कैरेट खा लो, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आईसाइट नॉर्मल रहेगी, है ना। तो हम लोग खाते हैं कैरेट। कैरेट के अंदर विटामिन ए नहीं होता, कैरेट के अंदर होता है बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन जैसे ही हमारे लीवर में जाता है, हमारा लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। तो इससे हमें पता चला कि हम लोग विटामिन ए नहीं खाते, हम प्रो विटामिन ए खाते हैं। प्रो विटामिन ए को बोलते हैं बीटा कैरोटीन। प्रो विटामिन ए। तो इसका मतलब साइंटिस्ट लोगों को ये पता चला कि जो अफ्रीका वाले राइस खा रहे हैं ना, उसके अंदर मेरे को विटामिन ए नहीं डालना है, मेरे को बीटा कैरोटीन डालना है। फिर रिसर्च स्टार्ट की गई कि सर्च करो ऐसा कौन सा प्लांट है जिस प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में बीटा कैरोटीन बनता है। तो रिसर्च में मिला हमें एक प्लांट जिसका नाम था डैफोडिल प्लांट। इस डैफोडिल प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में बीटा कैरोटीन बनता था। तो हमने क्या किया, इस डैफोडिल प्लांट से निकाल लिया बीटा कैरोटीन जीन। इसको बोला कि यार आप अपना ना हमको बीटा कैरोटीन जीन दे दो रेंट पे। हमने लिया इनका बीटा कैरोटीन जीन और इस बीटा कैरोटीन जीन को अटैच किया किसके साथ, टाइप्लाज्मिड के साथ, और टाइप्लाज्मिड के साथ अटैच करा के डाल दिया राइस प्लांट में। अब इसका मतलब मेरा राइस भी क्या बनाने लग गया, बीटा कैरोटीन बनाने लग गया। अब जैसे हमारे अफ्रीका के लोग बीटा कैरोटीन को खाएंगे, उनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन लीवर में जाके विटामिन में कन्वर्ट, उनकी नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम सॉर्टेड, खत्म। सिंपल है। यस मैम। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यस मैम। ओके चलो, इतना हम लोगों को क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। Why only rice was chosen for including बीटा कैरोटीन? बेटा सिर्फ राइस को इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये प्रॉब्लम ना उन लोगों के साथ आई थी जिन लोगों का मेन जो डाइट सोर्स था वो राइस था, इसलिए राइस के अंदर डाला गया सबसे पहले। फिर इसके बाद गोल्डन राइस के बाद ये सारी चीजें ना और फूड्स के ऊपर भी अप्लाई किया गया। ठीक है, चलो इतना क्लियर है आप लोगों को। अब हम चलते हैं आगे। अब जरा नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले समझाती हूँ टोमेटो वाला। अभी जरा ना एक काम करो, एक सुंदर सा टोमेटो बना लो अपनी अपनी नोटबुक्स में। बना लिया मैम। बना लिया? देखो अच्छा सा बन रहा है। सुंदर तो नहीं है पर बना लिया। मेरा भी सुंदर सा नहीं बना। चलो बट टोमेटो तो लग ही रहा है, हम लोगों को तो टोमेटो दिखाना है यहाँ पे। अब क्या हुआ, टोमेटो मैंने बना दिया। अब इस टोमेटो के अंदर क्या है, इस टोमेटो के पास एक जीन है। ठीक है, ये जीन क्या करता है, जीन दिखा दिया मैंने। ये जीन होता क्या है, अच्छा डीएनए की छोटी फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। यस मैम, डीएनए की फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। हाँ, डीएनए की एक छोटी सी सेगमेंट। ये इंफॉर्मेशन कैनिक। ये जीन क्या बनाता है, एक एंजाइम बनाता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। और हमने देखा था मॉलिक्यूलर बेसिस में एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब इस एंजाइम का नाम है पॉली गैलेक्टोयूरिनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम बनाता है ये जीन। और ये एंजाइम क्या करता है, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
softening of tomato. Tomato. Yes, ma'am. टोमेटो की सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्स है, मतलब टोमेटो उसको फ्रेश नहीं रहने देता। अब हमारी प्रॉब्लम इस जीन से है, हमारा जो दुश्मन है वो जीन है ना ये। यस मैम। Yes, ma'am. तो निकाल अगर मैं देंगे क्या इसको। करूं, इस जीन को यहाँ से निकाल के फेंक दो अपने टोमेटो में से, तो सॉफ्ट नहीं होंगे मैम टमाटो। तो टोमेटो सॉफ्ट मैम नहीं थोड़ा सा होंगे, चल रहा है। ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगे ना। Yes, ma'am. लेकिन अब मैं डीएनए के अंदर से कोई जीन निकाल थोड़ी ना सकती हूँ बच्चों, लेकिन इस जीन को, जैसे कि देखो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कोई एक बच्चा बहुत शोर कर रहा है, अब मैं उस क्लास में बच्चे को क्लास से निकालूंगी थोड़े ही ना, उसको क्या कराऊंगी, शांत कराऊंगी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही मेरा ये जीन है, बहुत शोर कर रहा है, एंजाइम बना रहा है, एंजाइम हमारे टोमेटो को खराब कर रहा है। अब मैं इस जीन का क्या करा दूंगी यहाँ पे, जीन साइलेंसिंग करा देंगे। जीन साइलेंसिंग कैसे, अब जीन क्या होता है, कोई एमआरएनए, बिकॉज एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन। तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे इस प्रोसेस में, एमआरएनए है, इसमें मैं कराऊंगी आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस इस टेक्निक का नाम है, या फिर आरएनए साइलेंसिंग भी आप इसको बोल सकते हो। आरएनए की एक सेगमेंट को मैं साइलेंस कराऊंगी, कैसे, एक और आरएनए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मतलब एक और आरएनए लूंगी और इस टोमेटो के प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दूंगी, जिसकी वजह से मेरा ये जो एमआरएनए साइलेंट हो जाएगा। अब इंटरफेरेंस क्यों नाम रखा गया वो समझो, मैं इस आरएनए को मतलब इस आरएनए के अंदर एक दूसरे आरएनए को इंटरफेयर कराऊंगी, इस आरएनए के काम में दूसरे आरएनए आके अगर इंटरफेयर करेगा तो ये आरएनए अपना काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, इस प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आया समझ में, दो आरएनए एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे, या फिर इसको हम आपका एंटी सेंस आरएनए भी बोल सकते हैं इस टेक्निक को, या फिर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी बोल सकते हैं। आया समझ में, अब ये प्रोसेस करेंगे कैसे वो आगे समझाऊंगी मैं आप लोगों को, सिर्फ अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि टोमेटो के अंदर जो मैंने टोमेटो को ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाया, और उस टोमेटो का नाम हमने रखा फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो इसका नाम रखा गया, जिसके अंदर मैंने एंटी सेंस टेक्नोलॉजी लगाई, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी मैंने इसके अंदर यूज किया, किसके लिए, इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए, जो क्या कर रहा था, सारे टोमेटो का पैक्टिन को डिग्रेड कर दे रहा था। पैक्टिन हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल। यस मैम। फिर इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो हम लोगों ने दो जगह पे एप्लीकेशन लगा लिया अपना, कहाँ पे एप्लीकेशन लगा लिया, पहले गोल्डन राइस बना दिया, सेकंड मैंने फ्लेवर सेवर टोमेटो बना दिया, टोमेटो। ठीक है। अब मेरे पास एक केस हो रहा है, मेरा जो कॉटन के प्लांट्स है ना, देखो ये तो मेरा नॉर्मल कॉटन की बॉल है, और मेरा क्या है, इंसेक्ट्स आ रहे हैं और इस कॉटन की सारी बॉल को खा के इसको ऐसा बना दे रहे हैं। इसकी वजह से मेरी कॉटन की जो इल्ड है वो बहुत कम होती जा रही है। अब मैं क्या करूं यहाँ पे, सोल्यूशन आप बताओ मेरे को। जो कीड़े से रेजिस्ट कर सके वैसा कोई एंजाइम डालेंगे जो कॉटन के प्लांट में, मतलब मैं कॉटन को क्या बना दूं यहाँ पे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना दूं, पेस्ट रेजिस्टेंट, मतलब मेरी कॉटन को अगर कोई इंसेक्ट खाने की कोशिश करे तो खा ना पाए, ऐसा मैं बना दूं। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगी इसको, ध्यान से समझना पूरा प्रोसेस। मैंने किसकी हेल्प ली, अपनी कॉटन को बनाने के लिए। मतलब सपोज करो मेरे घर के साइड में क्या था, एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया था जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis। ये इस बैक्टीरिया का नाम है। अब ये बैक्टीरिया मेरे घर के पास रहता था और ये काम करता था, मैं इसको देखती थी डेली कि ये बैसिलस thuringiensis क्या करता है, अपने अंदर से एक
प्रोटॉक्सिन रिलीज करता है, और ये प्रोटॉक्सिन को जैसे ही एल्कलाइन मीडियम मिलता है, एल्कलाइन मीडियम मिलता है, तो एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन में। और ये टॉक्सिन इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि ये टॉक्सिन अगर किसी भी सेल के कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्या करा देगा, सेल की डेथ करा देगा। सिंपल। यस मैम। ये मेरे घर के पास में प्रोसेस चल रहा था। अब मेरे दिमाग में आया कि यार मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, सपोज मेरे घर के साइड में प्रोसेस चल रहा था, मेरे को ऐसी टेक्निक लगानी है कि मेरा कॉटन प्लांट को इंसेक्ट ना खाए। अब मेरे दिमाग में एक चीज आया कि इंसेक्ट्स की गट भी तो अल्कलाइन होती है, इंसेक्ट्स का जो गट होती है ना वो अल्कलाइन होती है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपनी कॉटन प्लांट के अंदर ये प्रोटॉक्सिन डाल दूं, प्लांट के अंदर ये प्रोटॉक्सिन डाल दूं। अब अगर कोई भी इंसेक्ट आके मेरी कॉटन को खाने की कोशिश करेगा तो प्रोटॉक्सिन उसके गट में जाएगा, और उसकी गट है एल्कलाइन, तो ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा इंसेक्ट डेथ हो जाएगी। हो सकता है ना, मतलब मैं ऐसे ही बैठी थी, मेरे दिमाग में एक प्रोसेस आ गया। अब इसको करने के लिए मैंने क्या किया, इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को उठा लिया और उसको मैं लैब में लेके गई। मैंने इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से पूछा कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप प्रोटॉक्सिन सिक्रीट करते हो, तो मेरे को पता चला इसके पास है क्राइजीन। इस जीन का नाम है क्राइजीन, कहते हैं ना क्राई बेबीज, यस मैम। ऐसे क्राइजीन है ये। और ये क्राइजीन क्या बनाते हैं, प्रोटॉक्सिन बनाता है। मैंने क्या किया, इस क्राइजीन को बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की बॉडी से निकाल लिया और इस क्राइजीन को डाल दिया किसमें, अपने कॉटन प्लांट में, कॉटन प्लांट विद क्राइजीन। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्राइजीन मेरी कॉटन के अंदर चला गया। अब इसका मतलब मेरी कॉटन भी क्या बनाने लग गई, प्रोटॉक्सिन। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा फिर ये प्रोटॉक्सिन इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स की जो मिड गट होती है, अब ये प्रोटॉक्सिन इंसेक्ट्स की कहाँ पे गया, मिड गट में। इंसेक्ट्स की मिड गट में मिला, इस प्रोटॉक्सिन को कैसा मीडियम, अल्कलाइन मीडियम मीडियम। वहां पे कन्वर्ट हो गया किसमें, टॉक्सिन में। टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। और इस टॉक्सिन ने क्या किया, जो मिड गट की एपिथेलियल सेल्स थी, एपिथेलियल सेल्स के अंदर पोर्स क्रिएट कर दिए छोटे छोटे। फिर इन पोर्स की वजह से उसकी हो गई सेल में स्वेलिंग, और स्वेलिंग की वजह से सेल लाइसिस, फाइनली इंसेक्ट की डेथ। देखो कितना इजी मेरा काम हो गया, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। एक बैक्टीरिया की बॉडी से जीन को निकाला, उसको किसी प्लांट में डाल दिया, और प्लांट के अंदर जीन को डालने के लिए मैं यहाँ पे जीन गन यूज कर सकती हूँ या टाइप्लाज्मिड भी यूज कर सकती हूँ, है ना, कुछ भी मैं यूज कर सकती हूँ। हम सब पढ़ चुके हैं ये प्रोसेस। आ रहा है बच्चों समझ में, या वही बस बोले जा रहे हो, आ रहा है। देखो हमारे चैट सेक्शन में ना हीबा पूछ रही है, मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो। बेटा आपको टॉपिक देख के नहीं समझ में आता था कौन सा चैप्टर चल रहा है, आ रहा है मैम समझ में, चलो आ रहा है समझ में तो आगे चलता है। अब बच्चों देखो, ये मैंने यहाँ पे क्राइजीन लिया, किसमें, कॉटन में। अब पता है ना ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है ना, इसके पास बहुत सारे टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्राइजीन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपको पता है ना बैक्टीरिया की बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रेन होते हैं बैक्टीरिया के, तो ऐसे ही बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अलग अलग स्ट्रेन है। अब अगर आप लोगों को कॉटन प्लांट के अंदर डालना है, कॉटन प्लांट को कौन सा इंसेक्ट खाएगा, कॉटन प्लांट को खाता है कॉटन, कॉटन बॉलवर्म। और अगर आपका कॉर्न प्लांट है तो कॉर्न प्लांट को कौन खाएगा, कॉर्न बॉलर। ये हमारे नाम है इंसेक्ट्स के।
अब इन इंसेक्ट्स के लिए जीन अलग अलग होंगे। कैसे? देखो, अगर आपको कॉर्न बोरर को ट्रीट करना है, कॉर्न बोरर मतलब एक इंसेक्ट, इस इंसेक्ट को अगर आपको ट्रीट करना है तो आपको बैसिलस thuringiensis के अंदर से cry1 AB जीन निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कॉटन बोलवर्म इंसेक्ट को ट्रीट करना है तो आपको कौन से जीन निकालना पड़ेगा? cry2 AB और cry1 AC। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से 100%। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों इस पॉइंट को आप लोगों को कि कैसे ये होता है आपका। ठीक है, इतना हम लोगों का हुआ। अब आता है इसके अलावा आप लोगों का, कहाँ गया हमारा ये पॉइंट? हाँ, इंसेक्ट्स की भी कुछ वैरायटीज होती हैं। पहली इंसेक्ट की वैरायटी है लैपिडोप्टेरन। लैपिडोप्टेरन के अंदर आता है मेरा टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म, और इसके अलावा मेरे कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर, ये दोनों के दोनों लैपिडोप्टेरन में ही आता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कॉटन बॉलवर्म मतलब जो कॉटन की बॉल्स को खाता है, जो कॉर्न बोरर कॉर्न्स को खाता है, ये सब लैपिडोप्टेरन्स हैं। एक टाइप के इंसेक्ट्स होता है मेरे कोलियोप्टेरन, जिसके अंदर आता है बीटल्स, डिप्थीरन्स के अंदर आता है फ्लाइज और मॉस्किटो। सारे वो इंसेक्ट्स हैं जिनकी मिडगट होती है एल्कलाइन। तो इन सब के अंदर हम ये बीटी वाला जीन डाल सकते हैं। किसी ऐसे पेस्ट के अंदर तो नहीं डाल सकते ना जिसका मिडगट एल्कलाइन ही ना हो। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो प्लांट को खा रहा है इंसेक्ट वो किस टाइप का है। फिर उस अकॉर्डिंग हम लोगों को जीन आइसोलेट करना पड़ेगा बैसिलस thuringiensis से, फिर जीन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। सिंपल। यस। चलो, इतना अब समझ में आ गया हम लोगों को। अब जरा एक बार क्वेश्चन देख लो। हाँ जी मैम, ये जो बीटी कॉटन वाला मेथड है मैम, इसमें हम मतलब जो जीन है बैसिलस thuringiensis में से काट के मतलब कट करके डाल दे रहे हैं मैम प्लांट के अंदर, तो मैम इनडायरेक्टली तो मैम ये बेनिफिट हो रहा ही नहीं, क्योंकि प्लांट तो तब भी हार्म हो ही गया ना। बेटा, कहाँ प्लांट हार्म होगा? अभी देखो ना, आपके हाथ पे एक मच्छर आगे काटा, वो मच्छर आपको एक बार काटा, अब उस दोबारा से आके भी वो काट सकता है, फिर थर्ड टाइम में, फिर फोर्थ टाइम में। वो ऐसा भी हो सकता है मच्छर आपके हाथ पे रह जाए, खाता रहे, क्योंकि उसको लगातार फूड मिल रहा है। लेकिन अगर आपने क्या किया, अपने ऊपर ओडोमोस लगा लिया, तो मच्छर वो एक आपको काट पाएगा क्या? जैसे ही वो आपको काटने की कोशिश करेगा, उसकी बॉडी के अंदर क्या चला जाएगा? ओडोमोस जाएगा ना, आपको थोड़े ना हार्म करेगा। सेम ओडोमोस की तरह ये कंसेप्ट है। जैसे वो कॉटन को खाने की कोशिश करेगा, कॉटन के सरफेस के ऊपर प्रोटॉक्सिन सिक्रीट हो रखा है पूरा, तो प्रोटॉक्सिन उसकी गट में चला जाएगा और डायरेक्टली किल हो जाएगा। तब तक हमारी कॉटन की पूरी बॉल, क्योंकि उसकी पूरी बॉल को खाने में तो उसको टाइम लगेगा ना, ये थोड़े ना एक बार में पूरी बॉल खा गया। वो उसके ऊपर कम से कम 10-15 दिन का मेहनत करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, तभी तो खा पाएगा। बताओ। यस मैम। अब आया समझ में ये? यस मैम। चलो क्वेश्चन करो फिर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तीनों का आंसर चैट सेक्शन में दे दो फटाफट से, जल्दी। अच्छो जल्दी तो, उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पहले का ए है। हाँ, क्योंकि पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है। इनका भी ए, सेकंड का डी और थर्ड का सेकंड का डी होगा, सेकंड का डी होगा और थर्ड का सी होगा। सेकंड का डी। बच्चों सुनो सुनो सुनो, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड सिक्रीट होता है रवनीत? तो रवनीत बेटा, एल्कलाइन कैसे हुआ हमारा स्टमक? हमारा माउथ में ओरल कैविटी भी एसिडिक है, हमारा स्टमक भी एसिडिक है बेटा। एल्कलाइन भी एसिडिक होता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटॉक्सिन जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉक्सिन क्या एक टाइप का प्रोटीन है। हमारे जैसे ही वो माउथ में जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा स्लाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। स्टमक में जाएगा तो पूरा ही डाइजेस्ट हो जाएगा वो। बताओ रवनीत, समझ में आया बेटा? ये एक प्रोटीन है,
प्रोटॉक्सिन थर्ड का सी है। इसको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन हम बोलते हैं। मेरे को रवनीत से बात करनी है अभी। वेयर इज रवनीत? यस मैम। हाँ बेटा देखो ना, स्टमक के अंदर HCl सीक्रेट होता है, तो स्टमक कैसे अल्कलाइन? अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। यस मैम, आई वाज जस्ट कंफ्यूज। लेकिन मैम हमें ये हम डाइजेस्ट कर लेंगे फिर इसे? ऑब्वियसली, बिकॉज वो एक प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा टॉक्सिन में, इसीलिए इसको। अभी आप खुद देखो ना कि कॉटन के अंदर यूज किए जाते हैं, ब्रिंजल में भी यूज किए जाते हैं, बहुत जगह पे यूज किया जाता है। वो डायरेक्टली अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को तो इम्पैक्ट होगा, तो गवर्नमेंट फिर तो इसको अप्रूव ही नहीं करने वाली थी अगर ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्रॉप क्या है, क्रॉप ह्यूमंस यूज के लिए ही तो होती है। अब ह्यूमंस को ही वो हार्म करेगा तो क्या फायदा है फिर उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने का? नहीं फायदा है ना। यस मैम। मैम फर्स्ट का ए, डी और फिर सी है। यस मैम, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का। फर्स्ट का ए होगा, सेकंड का डी होगा और थर्ड का सी होगा। एग्री ना सब बच्चे? चलो यस मैम। ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को जरा यहाँ पे देखो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे टोबैको प्लांट के साथ। ये मेरा टोबैको का प्लांट है। अब इस प्लांट के अंदर आप देख रहे हो, ये यहाँ पे इसकी रूट्स में, ये प्लांट है, इसकी रूट्स में आपको बड़े बड़े बॉल्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? यस मैम। क्या हो रहा था बच्चों कि हमारा ना जो टोबैको की रूट्स है, उन टोबैको की रूट्स के अंदर हो रहा था ट्यूमर, और ये ट्यूमर कोज कर रहा था एक निमेटोड, मेलोजीगाइन कॉन्गनेशिया। इनकॉग्निशिया। ये एक निमेटोड है, और निमेटोड आपको पता है ऐसे पैरासाइट रहते हैं, रहता है ना। अब मेरे को क्या करना है, प्रॉब्लम ये थी कि निमेटोड आता था टोबैको प्लांट की रूट पे चिपक जाता था और सारा न्यूट्रिशन खुद खाता रहता था, और ट्यूमर रूट्स को थोड़ा सा ट्यूमरस बना देता था। अब मैं क्या करूं, इस नेमेटोड को कैसे रोकूं? आरएनए को साइलेंस करा के। इसको साइलेंस क्यों जरूरत है यार? यहाँ पे तो निमेटोड है, साइलेंसिंग क्यों बोला आपने? साइलेंसिंग हम जीन को साइलेंट कराते हैं, यहाँ पे क्यों साइलेंट कराएंगे? आपने पढ़ा हुआ होगा पहले, इसलिए आपने बोल दिया साइलेंसिंग। लेकिन साइलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने ये बोला बेटा कि मेरा एक टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट के अंदर एक निमेटोड है, मेलोडोगाइन इंगोनिशिया, ये पैरासाइट की तरह रह रहा है यहाँ पे, और मेरे टोबैको की रूट को इन्फेक्ट कर रहा है। अब मैं क्या करूं, कैसे अपने टोबैको के प्लांट को बचाऊं? बहुत सिंपल लैंग्वेज में सोचोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, रटी रटाई चीजें बोलोगे तो याद नहीं रहेगा। सोचो, सोल्यूशन बताओ, कुछ भी जो भी आपके माइंड में आ रहा है, कैसे रोक सकते हैं? अब आप देखो, एक सिंपल सी चीज बताती हूँ आपका, आपके सर्वाइविंग नहीं कर पाए तो देखो मैं बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल सुनो। आपके कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे ना जिन जिन फ्रेंड्स से आपकी कभी बनती नहीं होगी। अब वो फ्रेंड्स आपकी मम्मी के फेवरेट है ना, और वो फ्रेंड्स आपके घर पे आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते उन फ्रेंड्स को अपने घर पे बुलाना, लेकिन वो फिर भी आपके घर में ऐसे पैरासाइट की तरह आके पड़े रहता है। अब वो आ क्यों रहे हैं? आपकी मम्मी की वजह से। अगर आप अपने घर पे अपनी मम्मी को अपने घर से कहीं और शिफ्ट कर दो, तो क्या वो फ्रेंड्स आपके घर पे आएंगे? नो, नहीं आएंगे ना। ऐसी क्या है मेरा ये मेलोडोगाइन इंगोनिशिया, ये क्या आ रहा है? टोबैको प्लांट को खाने के लिए आ रहा है। अब टोबैको प्लांट के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, ध्यान से सुनना है कंसेप्ट, टोबैको प्लांट के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए इसको एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है।
ये मेलेडोगाइन इनकोग्निशिया की बॉडी में एक प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन उसके माउथ में आके इकट्ठा हो जाता है, फिर उसी प्रोटीन की हेल्प से वो टोबैको से सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां पे पैरासाइट की तरह मजे से जीता रहता है। अब आया सोल्यूशन समझ में कुछ? क्या करेंगे हम यहाँ? यस मैम। अगर मैं क्या करूं, इस प्रोटीन को बनने से रोक दूं मेलेडोगाइन इनकोग्निशिया की बॉडी में, तो मैम वो तो सब में करना पड़ेगा ना फिर। हाँ एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाहती थी आप लोगों से। क्या बोलो कि मैम सबके अंदर कैसे करेंगे, लेकिन करना तो यही है ना मेरे को कि मेलेडोगाइन की बॉडी में, क्योंकि एक यही सॉल्यूशन है मेरे पास कि मेलेडोगाइन की बॉडी के अंदर ये प्रोटीन ना बने। अगर ये प्रोटीन नहीं होगा तो ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैम हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि प्लांट में कुछ ऐसा जीन ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे कि ये प्रोटीन बने ही ना जब वो खाए। बेटा क्योंकि ये प्रोटीन उसके खाने से नहीं बनता है, प्रोटीन इसकी बॉडी में पहले से ही बना रहता है, बस ये प्रोटीन हेल्प करता है इसको फूड एब्जॉर्ब करने में, पैरासाइट की तरह रहने में। अब देखो समझाती हूँ पूरा कंसेप्ट, बहुत अच्छे से समझना एकदम। ब्लैंक स्लाइड्स ले लेते हैं जरा, ये रही हमारी ब्लैंक स्लाइड। देखो एक निमेटोड बना रही हूं मैं, अब प्रोटीन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आरएनए। mRNA। तो ये एक mRNA है, ये mRNA क्या करता है, प्रोटीन बनाता है और फिर ये प्रोटीन जाके इसके माउथ में इकट्ठा हो जाता है एंड दिस प्रोटीन हेल्प्स nematode to live on tobacco's root, टोबैको की रूट पे रहने के लिए। इफ नो प्रोटीन, अगर कोई प्रोटीन नहीं होगा देन नो पैरासिटिज्म। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो मैंने क्या बोला बेटा कि निमेटोड की बॉडी के अंदर एक जीन है, जीन मतलब mRNA, वो mRNA एक प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन आके इसके माउथ में लग जाता है और इसी प्रोटीन, यही प्रोटीन हेल्प करता है इस निमेटोड को टू लिव ऑन टोबैकोज रूट, टोबैको की रूट पे रहने के लिए। अगर इफ नो प्रोटीन, अगर ये प्रोटीन ही ना बने तो ये पैरासाइट की तरह नहीं रह पाएगा ना, तो इसका मतलब हमारी रूट्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा टोबैको की। यस मैम। अब मैं क्या करूं, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस mRNA को साइलेंट कराना पड़ेगा। टेक्निक का नाम RNA इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस। अब ध्यान से समझना आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस हम सबकी बॉडी के अंदर, मतलब ऑल यूकैरियोट्स हैव दिस मैकेनिज्म। इसका मतलब हम सबकी बॉडी के अंदर भी ये मैकेनिज्म है। कैसे? एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है। आप लोगों को पता है आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड? सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए कैसे होता है? डबल डबल स्ट्रैंड। क्यों आरएनए कभी भी सिंगल डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता? स्टेबल नहीं होता। नहीं तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होएगी, उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी एंड ट्रांसलेशन से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन बनता है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया डीएनए से जब हम एमआरएनए बनाते हैं तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड से एमआरएनए बनाता है, यस मैम। बनाते हैं। कौन सी स्ट्रैंड से बनाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनाता है। तो इसीलिए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई सी भी सेल उठा लेना, कहीं भी आपको डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए नहीं दिखेगा, कहीं पे भी डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए नहीं दिखेगा। क्यों नहीं होगा? अगर सपोज करो बाय चांस ऐसा हो जाए कि हमारी बॉडी के अंदर डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनने की कोशिश कर रहा है तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम सबकी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है,
वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बनने से रोकता है। कैसे रोकता है वो कंसेप्ट समझो। जैसे कि ये मैम हमारी डबल स्टैंडर्ड आरएनए हार्मफुल होता है इसलिए नहीं बनता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से अगर प्रोटीन बनेंगे तो दो सेम टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे ना। प्रोटीन कोडिंग वाला जो मैकेनिज्म वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा उसमें। यस मैम, और एक टाइप से 2 प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स को, मतलब दो सेम टाइप के प्रोटीन्स को कोड करेगा फिर। अब देखो, सपोज मेरे बॉडी में ये एमआरएनए है ना। अब ये एमआरएनए क्या बनने की कोशिश कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन गया। कोई भी डिसफंक्शनिंग हुआ, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन गया। अब जैसे ही डबल स्टैंडर्ड बना, हम सबकी बॉडी के अंदर एक फैक्टर होता है, इस फैक्टर को हम बोलते हैं RISC। RISC का मतलब क्या होता है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये RISC फैक्टर आता है और इससे बाइंड कर जाता है। कर गया इससे बाइंड, मतलब जैसे जहां पे भी डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना, और ये RISC फैक्टर क्या करता है, दो एमआरएनए, अब जैसे हमारे डीएनए में होता है ना, एक सेंस स्ट्रैंड एक एंटी सेंस स्ट्रैंड, और हम लोगों को पता है जो सेंस स्ट्रैंड होता है वही प्रोटीन को कोड करता है, और जो एंटी सेंस होता है वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता है। यस मैम। सेम यहाँ पे होता है, एमआरएनए में भी एक सेंस एमआरएनए होता है और एक एंटी सेंस एमआरएनए। अभी RISC क्या करता है, RISC जो एमआरएनए का सेंस स्ट्रैंड है, उस देखो सेंस ऊपर वाला ना, उस सेंस स्ट्रैंड को ब्रेक करा देगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको ब्रेक करा देगा। सेंस एमआरएनए का करा देगा ब्रेक डाउन। अब जैसे ही सेंस एमआरएनए ब्रेक डाउन हुआ तो क्या जो प्रोटीन बनना चाहिए तो प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा ना। अब सेम कंसेप्ट को एक बार टोमेटो में करके देखना जरा। मैंने क्या किया, सपोज मेरे टोमेटो के अंदर एक जीन था, इसकी सीक्वेंस थी AUGC, है ना। ये AUGC सीक्वेंस एक एंजाइम बना रही थी, कौन सा, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। अब मैंने क्या कर दिया, इस टोमेटो प्लांट के अंदर एक आरएनए डाल दिया, कैसी सीक्वेंस का, UACG सीक्वेंस का, इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ये सीक्वेंस का मैं यहाँ पे डालूंगी तो यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा ना ये। अब ये भी एमआरएनए और ये भी एमआरएनए, अब एमआरएनए डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए नहीं बन गए क्या। अब मेरा टोमेटो का प्लांट क्या है, यूकैरियोट है। अब उसकी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है कि डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये RISC फैक्टर टोमेटो की बॉडी के अंदर आएगा और इस सेंस स्ट्रैंड को कट कर देगा। अब जैसे ही मेरा सेंस स्ट्रैंड कट, तो क्या पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने क्या करा, एक उसका पहले तो वो जीन को आइडेंटिफाई कर लिया कि उस जीन की सीक्वेंस क्या है, उस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बनाया लैब में और उसको इंट्रोड्यूस करा दिया टोमेटो की प्लांट के अंदर। अब ऑब्वियसली बात है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाओगे तो सीक्वेंस वहीं पे ही जाके बाइंड करेगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे ही बाइंड करेगा डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड बनते ही इसका सेंस स्ट्रैंड कट। सिंपल। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। मैम ये जो हम कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं सीक्वेंस, ये टोबैको के सेल के अंदर बना रहे हैं ना। एक सेकेंड बच्चों, होल्ड करना, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। वेट करना, मैं वापस से ऑन करती हूँ। हाँ, तो तब तक यहीं पे समझ लो
तो ये वाला यही सेम कंसेप्ट ना अब हम उसमें निमेटोड की बॉडी में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे उसको समझो। अब निमेटोड की बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगी बच्चों, निमेटोड की बॉडी के अंदर आपको याद है वो प्रोटीन, जो प्रोटीन उसकी हेल्प कर रहा था एज ए पैरासाइट रहने में, उसका ही क्या करूंगी, उसकी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लूंगी, उस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगी, निमेटोड की बॉडी में डालूंगी या टोबैको प्लांट की बॉडी में। टबैको प्लांट की बॉडी। एग्जैक्टली मैं क्या करूंगी यहाँ पे, जो पहले मेलोडिकाइन इनकॉग्निशिया को पकड़ के लैब में लेके आऊंगी, ठीक है, उसको मैं लैब में लेके आई, उसकी मैंने डीएनए की स्टडी करी और स्टडी करके उसका वो जीन पता लगाया कि उसका जीन की सीक्वेंस क्या है, जो भी उसके जीन की सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मैंने लैब में बना दिया उसको कॉम्प्लीमेंट लैब में, और उस जीन को ले जाके टोबैको प्लांट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ध्यान से समझना, टोबैको की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ध्यान से समझो, जैसे ही मेरा मेलोडोगाइन आके टोबैको प्लांट को खाने की कोशिश करेगा, अब टोबैको प्लांट की खाने की कोशिश करेगा, उसकी बॉडी के अंदर वो जीन जाएगा या नहीं? ये समझाएगा। जाएगा। अब वो जीन जाएगा, अब वो जीन जाके उसके उसी सीक्वेंस से बाइंड करेगा क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने उसको बनाया है। यस मैम। अब उससे वो फिर वो अब उससे वो जाके बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा वो जो सीक्वेंस है जिसकी वजह से वो प्रोटीन बन रहा था वो नहीं बनेगा। हाँ, वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा क्योंकि फिर से वही सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म चलेगा, और सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म चलने से RISC फैक्टर आएगा और सेंस स्ट्रैंड को कट कर देगा, और सेंस स्ट्रैंड को कट करके प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अब जब निमेटोड की बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारा निमेटोड हमारे टोबैको प्लांट पे पैरासाइट की तरह नहीं रह पाएगा। हमने निकाल दिया सोल्यूशन। आया ना बेटा फरक? अभी स्क्रीन शो कर रही हूँ, लैपटॉप ऑन होने लग रहा है, बिल्कुल बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। मैंने क्लास में ध्यान ही नहीं दिया कि इसको मैंने चार्जिंग पे नहीं लगाया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। मिनट 2 स्टार्ट हो गया है। चलो, अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया ना बच्चों, इसी कंसेप्ट को अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। क्योंकि इसमें 1-2 पॉइंट्स हो रहे हैं बस। समझो क्या हुआ, एकदम ध्यान से समझना है बच्चों। ये मेरा निमेटोड था, ठीक है? बोलते तो रहो बच्चों, यस मैम कुछ भी। यस मैम। यस मैम। इसके पास ये जीन है, जीन का मैंने सीक्वेंस लिख दिया AGACG। अब मैंने क्या लिया, निमेटोड, वो सॉरी अपना टोबैको प्लांट, ठीक है? मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनवाया लैब में। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A का अपोजिट U, G का अपोजिट C, A का अपोजिट U, C का G, G का C। इस सीक्वेंस को लिया, ये क्या है, mRNA। इस mRNA से अब मेरे को RNA से DNA बनाया है मैंने, इससे क्या कर लिया, इसका DNA बनवा दिया। अब DNA कैसे बनेगा इसका, U का अपोजिट T, C का C ही रहेगा, U का T, C का G ही रहेगा, C का C रहेगा। इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना दी। मतलब मैंने क्या किया, mRNA से DNA बना दिया। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या किया मैंने? यस मैम। मतलब जो मेरा निमेटोड की बॉडी के अंदर जीन था, उस जीन का पहले कॉम्प्लीमेंट्री लिया, उसको DNA बना दिया, और मैंने DNA को
डीएनए इज मॉडिफाइड, इस डीएनए को इस वे में मॉडिफाई कर दिया, डीएनए इज मॉडिफाइड इन सच अ वे इट विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्योंकि अब इस डीएनए से जब मैं एमआरएनए बनवाती हूँ, मतलब नॉर्मल केसेस में तो सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है, लेकिन मैंने अपने डीएनए को इस वे में मॉडिफाई कर दिया कि मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या बनाए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए। ये कंसेप्ट क्लियर है? यस मैम, नो या यस? क्लियर है मैम। मैम एक बार फिर से करा दो। देखो मैंने क्या किया, ये मेरा मेलोडोगाइन इनकोग्निशिया, इसकी बॉडी के अंदर जीन को देखा, किस जीन की सीक्वेंस क्या है, उस जीन का एमआरएनए बनाया, फिर उस एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करा दिया और इस डीएनए को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि इस डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने। इसकी दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स एमआरएनए बनाए, दोनों स्ट्रैंड्स एमआरएनए बनाए। अब मैंने क्या किया, इस डीएनए को टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया। देखो TCTGC AGACG, अब इसके दोनों स्ट्रैंड्स क्या बनाएंगी, एमआरएनए बनाएंगी। क्या एमआरएनए बनेगा, T का अपोजिट U, C का G, U, T का U, C का G, C का U, जी है ना। एक स्ट्रैंड ये बन गई, दूसरे स्ट्रैंड पे क्या बनेगा, U C C का G होगा ना? U, यस मैम, सी का जी होगा ना? हाँ 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 हाँ, C का G और यहाँ पे G का C आएगा। Q हो गया, C हो गया, G हो गया और यहाँ पे क्या आएगा, G C। ये स्ट्रैंड बन गई। अब देखो जरा, ये वाली स्ट्रैंड और ये वाली स्ट्रैंड वापस वही आ गई ना मेरे पास, यस मैम, आ गई। यस मैम, तो मेरे पास बन गया डबल स्टैंडर्ड RNA। आरएनए। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, अब इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए में एक स्ट्रैंड तो क्या होगा, सेंस स्ट्रैंड और दूसरा एंटीसेंस। एंटीसेंस। अब ये मेरा प्लांट है, प्लांट कैसे होता है, सारे यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक। और मैंने बोला सारे यूकैरियोटिक की बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए सर्वाइव नहीं कर सकता। अब कौन सा फैक्टर आया, RISC। RISC फैक्टर आया। RISC फैक्टर ने क्या कर दिया, सेंस स्ट्रैंड को कट कर दिया। बचा क्या अब टोबैको प्लांट की बॉडी में, सिर्फ एंटीसेंस प्लस RISC, ये बचा ना बस, यस मैम, एंटीसेंस। अब आपको पता है एंटीसेंस कोई प्रोटीन तो बनाता ही नहीं है, बॉडी के अंदर रहेगा तो टोबैको प्लांट को कुछ नहीं करेगा। अब सपोज करो ये मेरा टोबैको प्लांट, ठीक है, टोबैको प्लांट की बॉडी के अंदर एंटीसेंस विद RISC, एंटीसेंस। एंटीसेंस की सीक्वेंस जरा बोलना क्या है, UCUGC, UCUGC। अब इसको खाने के लिए आया कौन, नेमाटोड। निमेटोड। ये आ गया मोटू सा निमेटोड हमारा, इसको खाने के लिए निमेटोड। ये देखो ये सीक्वेंस। अब जैसे ये निमेटोड टोबैको प्लांट को खाने के लिए आएगा, अब इसकी बॉडी के अंदर क्या जाएगा, ये एंटीसेंस। एंटर हुआ। अब जैसे ही ये एंटर हुआ इसकी बॉडी के अंदर, ये सीक्वेंस आके इससे बाइंड कर जाएगी, UCUGC, और ये हमारा RISC फैक्टर फिर से आएगा और RISC फैक्टर क्या कर देगा, नीचे वाला तो हमारा एंटीसेंस था, ऊपर वाले को किल कर देगा, सेंस स्ट्रैंड को, ब्रेकिंग ऑफ सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड को इसने किल कर दिया, तो अब इस निमेटोड की बॉडी के अंदर वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा,
जो बन रहा था। अब प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो ये यहाँ पे पैरासाइट की तरह नहीं रह पाएगा। क्लियर? यस मैम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। मैंने एक आरएनए की हेल्प से एक आरएनए के काम में इंटरफेरेंस पैदा कर दिया। सिंपल। यस मैम। यस तो मैम। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर